अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं और आज चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक है आरएलसी सीरीज सर्किट या जिसको हम सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ा कि हम एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ेंगे, फिर एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर एसी थ्रू इंडक्टर पढ़ेंगे। ये इनका इंडिविजुअल इफ़ेक्ट होगा। बाद में हम इन दोनों दो को इकट्ठा लगा के पेयर की फॉर्म में देखेंगे और लास्ट पे हम इन तीनों का इकट्ठा इफेक्ट देखेंगे। तो ये जो आरएलसी सीरीज सर्किट है, इसका नाम ही बता रहा है। इस सर्किट के अंदर हम रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों को ही सीरीज़ में एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसकी डिफाइन क्या होगी? अ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड विद रजिस्टर आर, कैपेसिटर सी एंड एन इंडक्टर एल इज कॉल्ड इन सीरीज इज कॉल्ड आरएलसी सीरीज सर्किट या सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें हम एक रजिस्टर आर, कैपेसिटर सी और इंडक्टर एल, इन तीनों को एक एसी सोर्स के साथ लगा देते हैं। जैसे कि सर्किट डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये एक एसी सोर्स है, इसके साथ सीरीज़ में एक रजिस्टर, सीरीज़ में एक कैपेसिटर और सीरीज़ में एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो अब इन तीनों का इकट्ठा इफेक्ट हम पढ़ेंगे। किस तरह का इफ़ेक्ट होता है? बेसिकली क्या हमने करना है, वोल्टेज और करंट के दरमियान में रिलेशनशिप देखना है। एट लो फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट पे जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो हमने पढ़ा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है और ओमेगा बराबर होता है 2πf के। मीन्स यहाँ 2 भी कॉन्स्टेंट, पाई भी कॉन्स्टेंट, सी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ये भी कॉन्स्टेंट। तो अल्टरनेटिंग सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस की होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो शुरू में क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कैपेसिटर बहुत ज़्यादा चार्जेस के फ़्लो में रुकावट बनता है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जाती है इसकी रिएक्टेंस कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडक्टर की रिएक्टेंस की, तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो शुरू में क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो भी कम। यहाँ से फिर हमें बात ये क्लियर हुई, जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल एट लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी पे हमने ये बात सीखी हुई है, जो रजिस्टर होता है इसमें वोल्टेज और करंट तो इन फेज होते हैं, इसलिए हम इसे रेफरेंस के तौर पर ले लेते हैं। तो शुरू में जब रिएक्टेंस कैपेसिटर की ज़्यादा होगी तो इसका जो वेक्टर है ज़्यादा बनेगा। ये डाउनवर्ड क्यों बनाया? क्योंकि इन केस ऑफ एसी थ्रू रजिस्टर इसमें जो वोल्टेज है वो लैग, एसी थ्रू कैपेसिटर इसमें वोल्टेज लैग करते हैं और इसके इंडक्टर के केस में करते हैं लीड। लेकिन शुरू में क्योंकि रिएक्टेंस कम है तो मोस्ट प्रोमिनेंट फिर कौन होगा एट लो फ्रीक्वेंसी? कैपेसिटर। तो यही वजह कि ये जो इंडक्टर का एक्सेल रिएक्टेंस का फैक्टर है कम है और कैपेसिटर की रिएक्टेंस का फैक्टर है ज़्यादा। तो दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ज़्यादा वेक्टर में से ये वाला जो कम इफेक्ट है ये हम कर देंगे माइनस। ये आपकी बुक में कोई नहीं दिया हुआ, आप कोशिश कीजिएगा इसको कर लें। तो फिर क्या होता है एट लो फ्रीक्वेंसी आरएलसी सर्किट बिहेव्स लाइक आरसी सर्किट, जो हमने कल पढ़ा था। लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट है वो आरसी सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे जैसे कि हमने पढ़ा है कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है एक्सी वो कम हो जाएगी और इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी।
तो फिर इंडक्टर की रिएक्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, कैपेसिटर की रिएक्टेंस का कम होगा। ज़्यादा वेक्टर में से कम वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें बात क्लियर हुई। एट हाई फ्रीक्वेंसी RLC सीरीज सर्किट बिहेव्स लाइक RL सीरीज सर्किट। लेकिन अब अगली समझने वाली जो बात है, जिसको बुक ने डायरेक्ट लिखा हुआ है, वो ये है, अब ऐसे तो नहीं होगा शुरू में फ्रीक्वेंसी लो थी, अचानक से वो हाई हो गई। दरमियान में कोई ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब क्या होगा, कैपेसिटर की रिएक्टेंस और इंडक्टर की रिएक्टेंस एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे के बराबर भी आएंगी। तो हम उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। डिफाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ AC सोर्स, एक AC सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी एट विच, जिस पे क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर की रिएक्टेंस XL कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC के इक्वल जब होगी, तो हमें पता है XL इक्वल है ओमेगा L के और XC है 1/ओमेगा C के। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा एक डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये L इधर मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, क्योंकि ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से स्केयर हो जाना है। तो मैंने इसी स्टेप में स्केयर रूट भी ले लिया ताकि स्केयर रूट से ये वाला स्केयर कट सके, तो ओमेगा R बच गया। 1 का स्केयर रूट 1 नहीं होता है, डिवाइडेड बाय LC का स्केयर रूट। यू नो वेरी वेल ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो ओमेगा की जगह 2πf पुट कर दिया। फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसके साथ हम स्मॉल r लगा देंगे, 2π मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। अब ये जो RLC सीरीज सर्किट है, इसकी आगे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ये शॉर्ट आंसर के तौर पर अलग से भी आ जाती हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन बाय, जो कि अभी हमने फार्मूला से निकाली, FR इज इक्वल टू 1/2πLC स्क्वायर रूट। द इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। ज़ाहिर सी बात है, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, कैपेसिटर की रिएक्टेंस और इंडक्टर की रिएक्टेंस ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी RLC सीरीज सर्किट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ना तो कैपेसिटर का कोई इफेक्ट रहेगा सर्किट में और ना ही इंडक्टर का, तो जो सर्किट होगा वो बिहेव करेगा लाइक अ रेजिस्टिव। तो जब रेजिस्टिव सर्किट होगा तो क्या होना, फिर जो इम्पीडेंस है Z वो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R के बराबर आ जाएगी। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, तो हमने पढ़ा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होते हैं। तो जब इन फेज होते हैं उनके दरमियान बनने वाला एंगल होता है 0 डिग्री, तो cos 0 1, तो लिहाजा इसमें फिर पावर फैक्टर क्या आ जाएगा 1। एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मिनिमम। जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी, क्योंकि जस्ट इसका रेजिस्टर का इफेक्ट होगा, कैपेसिटर की भी कोई रिएक्टेंस नहीं होगी और इंडक्टर की भी नहीं होगी, तो फिर जो इम्पीडेंस है मींस रेजिस्टेंस है अल्टरनेटिंग करंट के रास्ते में, वो बहुत कम आनी है। एट रेजोनेंस करंट इज़ मैक्सिमम, लेकिन जब बात हम करते हैं रेजोनेंस की, उस पर करंट होता है मैक्सिमम। अब ये सोचने वाली बात है कि करंट ये मैक्सिमम कैसे हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स आप लोगों में से किसी को भी, हम किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, उसको डेली की पॉकेट मनी मिलती है 10 रुपीज़। वो क्या करता है, डेली के 2 रुपये खर्च कर लेता है और 8 रुपये रखता जाता है। एट द एंड ऑफ 20 डेज़ उसके पास 160 रुपीज़ जमा हो जाएंगे। तो अब उसका दिल करे कि मैं कोई बर्गर खा लेता हूँ,
तो ज़ाहिर सी बात है उसके पास 160 रुपये होंगे, वो बर्गर खा लेगा। लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे बर्गर खाना चाहे, उसे तो मिलते ही 10 रुपये हैं, वो बर्गर नहीं खा सकता, या उसके घर वालों उसको उससे ज़्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, तो वो कैसे खा सकता है फिर। तो सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है। जो कैपेसिटर और इंडक्टर है, ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। बैटरी तो एक फिक्स अमाउंट का वोल्टेज देती रहती है, लेकिन एट इम्पीडेंस एट रेजोनेंस क्या होता है, जो इन्होंने एनर्जी यूज़ की होती है अपने पास यूज़ करते हुए स्टोर की हुई होती है, वो एनर्जी को ये बावक्त ज़रूरत मीन्स रेजोनेंस पे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट को पॉकेट मनी मिलती रहे, वो उसको जमा करता रहे और वक्त ज़रूरत जब उसको ज़रूरत पड़े वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। ये बैटरी से मिलने वाली एनर्जी को यूज़ करते रहते हैं और स्टोर करते रहते हैं, और जब रेजोनेंस आती है तो बैटरी की जो एनर्जी है वो इतनी नहीं भी होती, लेकिन इनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो एट रेजोनेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर में बी लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज।